अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विदेश के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसे प्रोफेशनल से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अ, हम ऐसी ही फ्यूचर में भी हेल्पफुल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट हमें मिले मोटिवेशन और आपको मिले हमारी वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशंस। सो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन में हमें ज्वाइन किया है पुर्तगाल से मिस बुशरा इजाज़ ने। ये एक्सपीरियंस्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं और पाकिस्तान में भी अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रही हैं। इनसे मिलते हैं और इनके बारे में मज़ीद जानते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मिस बुशरा कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी और आई होप हम एक अच्छा हेल्पफुल सेशन जो है वो करेंगे। इंशाल्लाह। तो मिस बुशरा, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमें और हमारे व्यूअर्स को अपनी एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइए, जो स्पेशली जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों से या स्पेशल नीड्स बच्चों से इस साइड से रिलेटेड है। देन विल मूव, इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, तो मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन जो है वो कराची में ही ली थी, डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में। वहाँ मैंने बैचलर्स किया था ऑक्यूपेशनल थेरेपी में और उसके बाद 2016 की मैं ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद से मैं उसी इदारे के साथ मुंसलिक हूँ। मैंने 6 साल डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में ही सर्विसेज दी हैं एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। इसके बाद रिसेंटली मैंने जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा से कोर्स किया है टेली रिहैबिलिटेशन का। तो ये मेरी पढ़ाई के बारे में है। बाकी राइट। अगर मैं आपको थोड़ा सा ऑक्यूपेशनल थेरेपी की फील्ड के बारे में बताऊं तो बेसिकली ये फील्ड ऐसी है जो आपको जिंदगी के कामों में जो आप करना चाहते हैं या जो आपको करने चाहिए, ये उन चीजों के बारे में है कि आप वो किस तरह से कर सकते हैं। हम्म। हम्म। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि टेलीथेरेपिस्ट का कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा से आपने मेंशन किया शायद। जी, जी, जी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए भी कि टेलीथेरेपिस्ट क्या है और इसका क्या फ़ायदा है, लोगों को क्या फ़ायदा है इसका? देखिए, जिस तरह से दुनिया चेंज हो रही है, हर चीज़ डिजिटलाइज़ हो रही है, हर चीज़ अब आपको कंप्यूटर पे मिलती है। तो ये ऑनलाइन थेरेपी भी बहुत ज़रूरी है। ज जब से कोविड आया था तो ये हुआ था, ज़ाहिर है मिल नहीं सकते थे, कुछ नहीं हो सकता था, तो थेरेपीज़ तो नहीं रुकनी चाहिए थी ना। तो ऑनलाइन थेरेपी उस वक़्त इंट्रोड्यूस हुई थी और ये बहुत सक्सेसफुल भी रही थी। ऑनलाइन थेरेपी के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। अगर आप देखें तो नेचुरल एनवायरनमेंट में बहुत कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम हो सकता है। देखिए, बच्चा या जो भी होता है शख्स, वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में ना बहुत अच्छा सीखता है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट आपका घर भी हो सकता है, आपकी कम्युनिटी भी हो सकती है, आपका स्कूल भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि क्लिनिकल सेटिंग में हम काम नहीं करते, क्लिनिकल सेटिंग में बिल्कुल काम होता है, वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन ट्रेडिशनली ऑक्यूपेशनल थेरेपी इसी तरह होती थी कि इन पर्सन और क्लिनिकल सेटिंग में इस तरह से की जाती थी। लेकिन अब ये होता है कि कन्वीनियंस के लिए, कीपिंग इन माइंड द रेजिंग इन्फ्लेशन, आपको पता है जो हालात हो गए हैं, आपकी कॉस्ट रिडक्शन हो सकती है इससे। अ, बच्चा जो है वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में चीज़ें सीख सकता है। और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये हो सकती है कि पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है? पेरेंट जब इन्वॉल्व होते हैं सेशन में या चीज़ें किस तरह से करानी हैं, तो देखिए बच्चा ज़ाहिर है अपने पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल होता है, अपने अ, कंफर्ट ज़ोन में कंफर्टेबल होता है, तो वो बेहतर रिस्पॉन्ड भी कर सकता है हमें। और अगर ऐसा हो कि बच्चा बहुत छोटा है और स्क्रीन नहीं मैनेज कर सकता या कुछ इस तरह का, तो फिर हम पेरेंट बेस्ड मॉडल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यानी कि थेरेपिस्ट की असिस्टेंस के साथ या थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग के साथ जो है वो पेरेंट बच्चे को चीज़ें करवा रहे होते हैं। ठीक है? तो इस तरह पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट जब ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए बच्चा थेरेपी के लिए 1 घंटे के लिए आता है, सही है? बाकी 23 आवर्स तो उसने अपने घर में ही स्पेंड करने होते हैं, उसने अपनी उसी एनवायरनमेंट में स्पेंड करने होते हैं। तो जितना वो अपने एनवायरनमेंट में रहकर सीखता है, तो और जितना उसके पेरेंट्स लर्न कर लेते हैं कि जी
हमारी डे टू डे इंटरेक्शन जो बच्चे से अच्छी होगी, तो बच्चा हर हर चीज़ पे, हर स्टेप पे लर्न करेगा। क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि मुझे क्या सिखाना है, किस तरह से सिखाना है। तो पेरेंट्स उसी हिसाब से बच्चे को घर में भी लेकर चल रहे होते हैं। तो हुँ, ऑनलाइन थेरेपी मेरे हिसाब से बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। राइट। अच्छा ये बताइए कि आप डिफरेंट चैलेंजेस वाले बच्चों को डील करती होंगी, तो अगर हम आपसे पूछना चाहें कि किन-किन चैलेंजेस वाले बच्चों से आपका वास्ता पड़ता है या किन-किन चैलेंजेस वाले बच्चों को आप डील कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए हमें? जी, मैं जब डॉ में काम करती थी, तो वहाँ पे हमारे पास ज़ाहिर है वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स आते थे और हर एज ग्रुप के लोग आते थे। तो चाहे वो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम के साथ हो, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ हो, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स हों, जैसे अगर मैं आपको डायग्नोसिस बताना शुरू करूँ तो सेरेब्रल पाल्सी हो गया, ऑटिज़्म हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स हो गया, स्ट्रोक के पेशेंट्स हो गए, मेनिंजाइटिस के पेशेंट्स हो गए। तो इस तरह जितनी भी जो भी बीमारियां आपको किसी भी तरह फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, सोशली डिस्टर्ब करें, तो उन सारी चीज़ों के ट्रीटमेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करते हैं। तो मैंने भी इन तमाम डायग्नोसिस वाले पेशेंट्स को कैटर किया है, हर एज ग्रुप में और हर डायग्नोसिस वाले। राइट। अच्छा ये बताइए कि अगर जो आपसे अगर किसी ने राब्ता करना हो कांटेक्ट करना हो सर्विसेज लेने के लिए या कंसल्टेंसी लेने के लिए, तो आपसे राब्ता कैसे किया जा सकता है? देखिए फ़िलहाल मैं यहाँ पोर्टुगल में होती हूँ, तो मैं कहीं यहाँ पे कहीं पे जॉब कर नहीं रही हूँ, तो मैं ऑनलाइन ही काम कर रही हूँ और फ़िलहाल मैं अपने पाकिस्तानी क्लाइंट्स को ही जो है वो देख रही हूँ। तो मेरा लिंक्डइन और मेरा फ़ेसबुक जो है वो अवेलेबल है, तो लोग मुझसे बहुत ईज़िली रीच आउट कर सकते हैं उस पे। बल्कि मैं अक्सर जो है वो फ़ेसबुक पे पोस्ट भी लगा रही होती हूँ, तो लोग उसके थ्रू भी मुझे फिर मैसेंजर पे टेक्स्ट करते हैं, तो मैं अवेलेबल होती हूँ उनके लिए। बाकी जब हमारी बातचीत हो जाती है तो फिर ज़ाहिर है मेरा नंबर भी अवेलेबल है सबके लिए, तो आई एम रेडी टू हेल्प एनीवन। राइट। और हम भी इस वीडियो रिकॉर्डिंग की डिस्क्रिप्शन पोर्शन में आपके जो लिंक्डइन का आईडी है और फेसबुक का आईडी है वो भी मेंशन कर देंगे, सो दैट इफ एनीवन वांट टू कांटेक्ट दे कैन कांटेक्ट। अच्छा एक चीज़ और एब्सोल्युटली। बताइए कि जब आप कंसल्टेंसी और सेशंस वगैरह ले रहे होते हैं, तो लोग ये अक्सर पूछते ही होंगे आपसे कि उसको किस तरह चार्ज करते हैं? उसका कुछ आइडिया आप हमें बता सकेंगी कि कैसे चार्ज होता है ताकि लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो? जी, देखिए इस तरह से होता है कि अगर आप किसी इदारे में जा रहे होते हैं, ठीक है? इदारे भी अब बहुत सारे तरह के हैं, अगर कराची की बात करूँ या इस्लामाबाद की बात करूँ, कहीं पे भी तो प्राइवेट सेटअप्स भी बहुत सारे हैं, जो ज़ाहिर है थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं क्योंकि उनके चीज़ें इस तरह की होती हैं, उनके इलाके इस तरह के होते हैं, तो वो ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे-अच्छे एनजीओज़ भी हैं और बहुत अच्छे-अच्छे गवर्नमेंट सेटअप्स भी हैं। जैसे अगर मैं कराची की बात करूँ, जहाँ मैं काम करती थी, तो वो गवर्नमेंट सेटअप था और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम पेशेंट्स को ट्रीट करते थे, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह थेरेपिस्ट बहुत सारे हैं और वो सर्विसेज़ देने के लिए भी तैयार हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि होम विज़िट के लिए थेरेपिस्ट को बुला रहे होते हैं, मतलब कि थेरेपिस्ट उनके घर जाके थेरेपी करा रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है उसके भी चार्जेस थोड़े डिफरेंट होते हैं क्योंकि थेरेपिस्ट के भी एक्सपेंसेस होते हैं, ज़ाहिर है आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाना होता है, ठीक है? अगर मैं ऑनलाइन सेशंस की बात करूँ तो ऑनलाइन सेशंस का इस तरह से होता है कि उसमें आपका इतना ज़्यादा कोई एक्सपेंस लग नहीं रहा होता है, ना थेरेपिस्ट ने ट्रैवल करना है, ना पेशेंट ने ट्रैवल करना है, ठीक है? हमने सिर्फ एक-दूसरे के लिए टाइम ही निकालना है, तो वो भी रीज़नेबल होता है। तो लेकिन ये डिपेंड करता है हर थेरेपिस्ट पे कि वो किस तरह कितना चार्ज कर रहे हैं या इदारे पे कितना चार्ज कर रहे हैं वो। राइट। तो लेकिन अगर हम आपसे पूछना चाहें कि आप किस तरह चार्ज करती हैं, तो कुछ आइडिया आप देखिए बता सकेंगे? मैं इस तरह से मैं मेरे पास सारे पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं सारे और मैं इस वक़्त सिर्फ़ अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखने के लिए ये काम कर रही हूँ क्योंकि मैं 6 साल से काम करती आई हूँ और अब मैं अचानक से काम नहीं कर रही तो मुझे ये थोड़ा अजीब-सा लग रहा था। तो मैंने कहा नहीं काम तो कंटिन्यूटी में रहना चाहिए। तो मैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे मैसेंजर पे अपनी प्रॉब्लम बता रहे होते हैं और मैं उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो वॉइस नोट्स में गाइड कर रही होती हूँ।
राइट, मुझे ये ऑनलाइन चीज़ इसीलिए पसंद है कि आप बहुत कन्वीनिएंट तरीके से जिस वक़्त टाइम मिला, मैं उस वक़्त रिस्पॉन्ड कर दूँगी। मैं लेटी हुई हूँ, मैं रिस्पॉन्ड कर दूँगी। मैं फ़ारिग बैठी हुई हूँ, मैं उनको 2-4 बातें बता दूँगी, 2-4 चीज़ें बता दूँगी, ठीक है? और बाकी जो प्रॉपर सेशंस होते हैं, तो उनके मैं बहुत बहुत रीज़नेबल चार्ज करती हूँ। तो लाइक पीपल कैन ईज़िली टॉक टू मी और वो मुझसे आराम से जो है वो बात कर सकते हैं। राइट, इंशाअल्लाह ताला पैसों का बिल्कुल भी कोई इश्यू नहीं हो सकता। राइट। अच्छा, आपने शुरू में ज़िक्र किया था कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का ज़्यादा फ़ोकस होता है ऑन डेली एक्टिविटीज़ को जी, स्मूदन जी। किया जाए, किसी को अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हुँ। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को और लेकिन अगर मैं जनरली ओवरऑल पूछना चाहूँ कि किन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस कर रही होती हैं? जब आप डेली लिविंग की चीज़ों की बात कर रही होती हैं, तो किन चीज़ों की बात कर रही होती हैं? थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट फ़ोकस किन चीज़ों पे कर रहा होता देखिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अक्सर जो है वो लोग कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या काम करेगा और फिज़ियोथेरेपिस्ट क्या काम करेगा, ठीक है? तो अगर मैं बिल्कुल आसान अल्फ़ाज़ में आपको बताऊँ तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो आपको फ़ंक्शनल टास्क की तरफ लेकर आएगा कि काम किस तरह से करना है, ठीक है? अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, ठीक है? हाथ-पाँव नहीं चल रहा या स्पीच स्लर्ड हो गई है या कॉग्निशन इंटैक्ट नहीं है, तो हाथ-पाँव चलाना सिखा दिया, मतलब हाथ उठाना भी सिखा दिया, पैर चलाना भी सिखा दिया, लेकिन अब उसको फ़ंक्शनल किस तरह से करना है कि अपने हाथ को इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो ये काम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का होता है। बच्चे होते हैं जैसे सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं या ऑटिज़्म के बच्चे होते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें सीखने में उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि बेसिक एक्टिविटीज़ कैरी आउट किस तरह से करनी है। देखिए, आप और मैं हमारे लिए ये चीज़ बहुत सिंपल होती है कि हम उठेंगे, पानी पोर कर सकते हैं, हम पी सकते हैं, हमें पता है। हमें पता है कि रेड रेड बकेट इधर से उठा के उधर रख देनी है, ठीक है? ये हमारे लिए बहुत सिंपल चीज़ें हैं, वी डोंट इवन थिंक अबाउट इट। लेकिन जब एक शख्स मेंटली चैलेंज्ड होता है या कॉग्निटिवली चैलेंज्ड होता है, तो उसके लिए ये टास्क कैरी आउट करना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है कि उसे हाथ चलाना भी आता हो, उसे ये मूवमेंट करनी आती होगी, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि मैं चीज़ को उठाकर एग्ज़ैक्ट पॉइंट पे किस तरह से रखूँ, ठीक है? तो हुँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेसिकली फंक्शनल टास्क की तरफ लेकर आता है। अब उसके अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर मैं डेली लिविंग की बात करूँ, तो हमारी डेली लिविंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उठना, मुँह हाथ धो लेना, तैयार हो जाना, नाश्ता कर लेना, ऑफ़िस में किसी से बातचीत कर लेना, कुछ लिख लेना, ये एवरीथिंग इज़ योर डेली लाइफ़ का टास्क, ठीक है? तो इनमें से कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है ना, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसको डील कर रहा होता है। जैसे आपके पास पार्किंसंस के पेशेंट्स होते हैं अक्सर, तो उनको ट्रेमर्स हो जाते हैं, ठीक है? तो अब वो राइटिंग नहीं कर पा रहे, वो लाइन पे कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें फिर उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि जी आपने किस तरह से कोऑर्डिनेट करके लिखना है, आपने किस तरह से अपने ट्रेमर को कंट्रोल करने का ट्राई करना है। हुँ, बच्चों की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप कराना, ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप कराना क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे और हमारे यहाँ तो स्पेशली ये ट्रेंड है कि अगर बच्चे को थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम होती है, तो हम उसे बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हुँ, रखते हैं कि तुम ये भी नहीं करो, तुम ये भी नहीं कर सकते, तुम ये भी नहीं कर सकते। तो हुँ, बच्चों के साथ काम करने का तो मेरा सबसे पहला असूल ये है कि बच्चे को बिल्कुल नॉर्मली ट्रीट करें। जितना आप बच्चे को नॉर्मली ट्रीट करेंगे, उतना वो लर्न करता जाएगा। देयर इज़ नो नीड टू रिमाइंड हिम कि भई तुम्हारी नीड्स स्पेशल हैं। सही है? हुँ, आप हर चीज़ में वो लर्न कर सकता है। बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, वो तो लर्न ही एनवायरनमेंट से करते हैं। तो हुँ, प्ले के थ्रू आप उन्हें बहुत कुछ लर्न करा सकते हैं। राइट, सही। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपने ज़िक्र किया था कि एजुकेशन के बाद अभी कुछ सर्टिफ़िकेशन आपने जो टेलीथेरेपिस्ट की ली, तो जी, हम जी। ये पूछना चाहेंगे कि आप बिलीव करती हैं स्ट्रॉन्गली ऑन रेगुलर अपडेट ऑफ नॉलेज और ट्रेनिंग, क्योंकि नई टेक्निक्स और नई चीज़ें आती रहती हैं मार्केट में, नई रिसर्च आती रहती हैं, तो आपके ख़्याल में प्रोफ़ेशनल्स सारे एज़ अ ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि हमें ज़रूरत रहती है कि हम अपनी एजुकेशन को अपडेट करें, तो आगे भी आपका इरादा है कुछ इसी तरह?
देखिए एजुकेशन को अपडेट करते रहना और स्पेसिफिकली जब आप मेडिकल फील्ड में हो तो आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए हर दौर की चीज़ें अलग होती हैं, हर जनरेशन के मसले अलग होते हैं, ठीक है? तो आपको अपडेटेड रहना ज़रूरी है। आप अब अगर एक बहुत पुराना डॉक्टर उठा के देखें और उसे नई दवाइयों के बारे में पता ही ना हो, तो फिर तो वो नहीं प्रैक्टिस कर सकता ना, नई रिसर्चेज़ के बारे में आपको नहीं पता हो। तो अब हर चीज़ इतनी डिजिटलाइज़ हो गई है कि आपको इतनी आसानी है कि आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। ऑनलाइन इतने कोर्सेज़ होते हैं, इतनी सर्टिफ़िकेशंस होती हैं, तो आप वो सारी चीज़ें सीखें वो सब, क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम किसी भी तरह की आ सकती है। जब आप मार्केट में बैठे हुए हैं, तो आपके पास कोई भी शख़्स किसी भी प्रॉब्लम के साथ आ सकता है। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि जी इसके बा ये तो नई-नई चीज़ है, इसके बारे में मैंने अभी नहीं किया कुछ, ठीक है? तो अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इतना ज़माना है, अब तो रोबोटिक्स रिहैबिलिटेशन होती है और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का हर जगह पे रोल जो है वो फाइंड आउट किया जा रहा है कि कहाँ-कहाँ पे थेरेपिस्ट हेल्प कर सकता है। तो एज़ अ कंप्लीट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको हर उस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि आप हर सिचुएशन में जो है वो कोप कर सकें। राइट। अच्छा, आपने ये भी ज़िक्र किया था कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग और गाइडेंस पे आप खुसूसी फ़ोकस करते हैं, ऑनलाइन होने की वजह से भी और वैसे भी कि जब तक वो काम नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम वो उनके पास स्पेंड हो रहा होता है। तो अगर हम स्पेसिफ़िकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करें तो हमने देखा है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बहुत सा इक्विपमेंट या मटीरियल यूज़ होता है। तो जब आप ऑनलाइन काम करते हैं, क्या आप फिर हर क्लाइंट के, अगर हम स्पेसिफिकली ज़्यादातर बच्चों की बात करें जो स्पेशल नीड या स्पेसिफिक नीड्स के साथ हैं, तो क्या फिर आप कुछ घर का कोई कॉर्नर, कोई ओटी सेटअप कोई अरेंज करवाती हैं, इस पे फ़ोकस करते हैं कि वो उनसे अरेंज करें ताकि वहाँ पे एक्सरसाइज़ कुछ वर्किंग हो सके? देखिए अगर मैं स्पेसिफिकली ऑनलाइन की बात करूँ तो मैंने जैसे अपने कोर्स में भी ये चीज़ सीखी थी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी का सेशन हमेशा से पहले से प्लान करके आप रखते हैं कि जी मैंने कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ करानी है, मैंने क्या-क्या चीज़ें करानी है। और बच्चों के साथ जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा मीडियम होता ही प्ले है, मतलब आप प्ले के थ्रू ही काम करते हैं। तो हम जब पेरेंट्स से बातचीत कर रहे होते हैं तो फिर हम उनके पास देख सकते हैं कि आपके पास घर में क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सही है? और मैं मेरे हिसाब से तो हम एक पेन और पेपर से भी बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं। फिर ये होता है कि हम अक्सर पेरेंट्स को गाइड कर देते हैं कि जी आपके घर में अगर ये रॉ मटेरियल है, तो आप सिर्फ़ इसको इस तरह से डिज़ाइन कर लें। ठीक है? क्योंकि हमें तो बेसिक चीज़ें ही सिखानी है बच्चे को। अगर हम एकेडमिकली किसी चैलेंज बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें उसे एकेडमिक्स की ही चीज़ें सिखानी है। तो हम एक्टिविटी या तो मैं अपने मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि मैं स्क्रीन पे शो करके, बच्चे से क्वेश्चन करके और फिर हम मतलब इंटरैक्ट करके जो है वो चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। या कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं पेरेंट्स को गाइड कर देती हूँ कि आप ये चीज़ अरेंज करके रख लें और हम इस पे काम करेंगे। अगर हम स्पेसिफिकली ऑनलाइन की बात करें और वैसे जब हम मैं इन पर्सन भी काम करती थी, तो देखिए पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो पेरेंट्स जो है ना वो आपके बेस्ट रिजल्ट्स को जो है ना वो बेस्ट करते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल तक वो लेकर जा रहे होते हैं आपके रिजल्ट्स को। आप 1 घंटा थेरेपी कराते हैं, बाकी 23 घंटे जो घर में गुज़रते हैं, वो अगर यूज़लेस गुज़र जाएँ, तो फिर ये लर्निंग का प्रोसेस तो समझे टूट गया ना। हुँ। तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जो है जितनी अच्छी होगी, जितना वो बच्चे को प्रमोट करेंगे लर्निंग पे, उतना बच्चा जो है वो अच्छा अ, लर्न करेगा या रिस्पॉन्ड करेगा। हुँ, हुँ। अच्छा, ये एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, पेरेंट्स की बात चल रही है तो पेरेंट्स को आप क्या मशवरा देती हैं, क्या एडवाइस करती हैं कि अगर पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए किसी भी ऐसे प्रोफ़ेशनल की तलाश में हों, तो उनको किन पॉइंट्स पे फ़ोकस करना चाहिए? कैसे वो एक अच्छे प्रोफ़ेशनल तक पहुँच सकते हैं? किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए उनको? देखिए सबसे पहले तो आप अगर किसी इदारे में जा रहे हैं और आप किसी थेरेपिस्ट से मिल रहे हैं, तो आप वैसे तो हर हर इदारे की एक रेपुटेशन होती है, ज़ाहिर है, तो आप उसके हिसाब से उस इदारे में जाने के सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, ठीक है? लेकिन फिर जब आप किसी थेरेपिस्ट से मिलते हैं, तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले उसका एक्सपीरियंस देख रहे होते हैं कि जी कितना एक्सपीरियंस रहा है, इस मेरे बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम वाले के बच्चे इन्होंने डील किए हैं या नहीं किए हैं, इनके हुँ, क्रेडेंशियल्स आपको पता चलते हैं कि जी
मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी शख्स उठ के जो है वो कह दे कि मैं टेलीथेरेपी करा दूंगा, या मैं जो है वो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, मतलब मैं सेंसरी इंटीग्रेशन पे बहुत बेस्ट काम कर सकता हूँ, अनलेस कि आपने जो है वो स्पेसिफिकली उसे सीखा ना हो। ठीक है, तो जैसे मैं जो है वो कहती हूँ कि मैं टेलीथेरेपी कराऊंगी क्योंकि मैंने वो चीज सीखी है। मैं किसी और चीज का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैंने वो नहीं सीखी है। ठीक है, तो पेरेंट्स को ये ख्याल करना चाहिए कि आप जिस जो चीज़ के वो स्पेशलाइज्ड हैं, जो चीज़ उनको बेहतरीन तरीके से आती है थेरेपिस्ट को, आप अपनी प्रॉब्लम अगर आपकी वही है तो फिर आप उस थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएं बिल्कुल। हम्म। एक चीज़ हम और पूछना चाहेंगे कि एक जनरल क्वेश्चन है, आप क्योंकि कर गई हैं पुर्तगाल में, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे और वहाँ पे अगर आपका एक्सपीरियंस हुआ है कुछ इंटरेक्शन का, तो आप क्या समझती हैं कि हमारे प्रोफेशनल्स जो लोकल हैं पाकिस्तान में और बाहर को अगर आप कंपेयर करें, तो हमको किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है या किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है अगर हम अपनी फील्ड को और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं? अच्छा जी, बड़ा मज़े का आपका सवाल है। वैसे तो मैंने यहाँ पे किसी हॉस्पिटल या किसी सेंटर में अभी तक प्रोफ़ेशनली काम किया नहीं है। लेकिन जितना मैं लोगों से मिली हूँ या जितना मैं लोगों से इंटरैक्ट करती हूँ, तो यहाँ के लोगों का ये है कि वो काम को जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं, वो काम को ज़िंदगी नहीं समझते। ठीक है? और हमारे थोड़ा-सा ये ट्रेंड सेट हो गया है कि जी बस काम, सबसे पहले काम करना है। चाहे उससे आपकी फिज़िकल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही हो, चाहे मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही हो, चाहे सोशल लाइफ़ इफ़ेक्ट हो रही हो। तो ये लोग अपनी इन इन चीज़ों को इफ़ेक्ट नहीं होने देते हैं। और जब ये चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं होती ना, तो बंदा प्रोडक्टिव होता है, बंदा ज़्यादा अच्छा काम करता है। ख़ैर हुँ, माशाल्लाह से हमारे यहाँ के भी जो प्रोफ़ेशनल्स हैं वो बहुत एम्पैथेटिक होते हैं। बहुत मैंने देखा है कि पेशेंट्स जो हैं वो बहुत खुश होके भी जाते हैं हमारे प्रोफ़ेशनल से। लेकिन मुझे लगता है कि पर्सनल और वर्क लाइफ़ बैलेंस का हमारे यहाँ थोड़ा-सा इश्यू है, और दूसरा हमें एडवांसमेंट की बहुत ज़रूरत है। चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं। अगर हम हुँ, यहाँ देखें तो इतने सर्टिफ़िकेशंस, इतनी स्पेशलाइज़ेशंस हो गई हैं। हर चीज़ का स्पेशलाइज़्ड उन्होंने जो है वो क्राइटेरिया बना दिया है कि अगर आप इसमें स्पेशलाइज़ करेंगे तो ही आप ये काम कर सकते हैं। हर जगह लाइसेंसिंग का इश्यू हो गया है कि आप लाइसेंस क्लियर करेंगे तो ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को अपने प्रोफ़ेशन में लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी वैसे तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का भी लाइसेंस होता है। हमारी ये ऑर्गनाइज़ेशन है पूरी। लेकिन बहरहाल हमें मज़ीद बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की ज़रूरत है। हमारे इक्विपमेंट्स में भी हमें एडवांसमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे इक्विपमेंट्स भी बहुत चेंज हो चुके हैं। थेरेपी का प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी चेंज हो गया है। तो हुँ, एडवांसमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए इस वक़्त। राइट। अच्छा, आपने ये ज़िक्र किया कि आपकी कोई ऑर्गनाइज़ेशन है जो कि लाइसेंस देती है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को। जी, अ पाकिस्तान हाँ, पोटा ऑर्गनाइज़ेशन है, पाकिस्तान ऑक्यूपेशनल थेरेपी एसोसिएशन, जो कि अभी सॉरी नॉट गवर्नमेंट, अभी हमारी नेशनल लेवल पर ही काम कर रही है, जो कि द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी से मुंसलिक है। हुँ, हुँ, हुँ। तो लेकिन आप पोटा में लेकिन इसको रजिस्ट्रेशन अपनी कराते हैं। जी, गवर्नमेंट जी। गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं है इसकी। नहीं, नहीं, अभी जैसे गवर्नमेंट की इस पे ओनरशिप नहीं है, हुँ, और उस पे अभी काम चल रहा है। तो वर्ल्ड फेडरेशन से हम मुंसलिक हैं बिल्कुल, राइट। लेकिन अभी इसको हमें मज़ीद पॉलिश करने की ज़रूरत है उसको। अगर गवर्नमेंट की ओनरशिप आ जाए इसमें तो फिर काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है, क्योंकि इस जी, चीज़ की जी, बहुत जी। कमी है पाकिस्तान में। क्योंकि डॉक्टर्स और जो स्टाफ है उनकी तो है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, लेकिन जी, जी, जी। बाकी रिहैब फील्ड में काफ़ी इस चीज़ की वजह से काफ़ी इश्यूज़ हैं। तो आई जी, होप कि जी, बिल्कुल। इंशाल्लाह जल्दी इस चीज़ पे भी काम हो। इंशाअल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि हम अभी हम कंपेयर कर रहे थे पाकिस्तान को और बाहर को इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल्स। तो हम एक और चीज़ पे अगर मैं आपकी राय लेना चाहूँ कि जो डिग्निफाइड लैंग्वेज का यूज़ है, हमारे यहाँ अभी बहुत से जगहों पे ऐसी लैंग्वेज हम यूज़ कर लेते हैं, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे फ्रेज़ वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं जो कि बाकी दुनिया में ऑब्सोलीट हो चुके हैं, यूज़ नहीं होते, हुँ, उनको बुरा समझा जाता है। बिल्कुल। तो आप एक तो इसके बारे में बताइए और दूसरा ये भी बताइए कि क्या बच्चों पे और उनके पेरेंट्स पे उन अच्छे-अच्छे अल्फाज के इस्तेमाल का कुछ फ़र्क भी पड़ता? देखिए,
आपने बिल्कुल सही बात ये पॉइंट आउट की है, लेकिन अब हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि इन वर्ड्स को ना इस्तेमाल किया जाए। जैसे अब हम डिसेबिलिटी का वर्ड नहीं इस्तेमाल करते, स्पेशल का वर्ड भी यूज़ करना जो है वो बहुत हार्श लगता है, ज़ाहिर है। तो पाकिस्तान में भी अब काफ़ी ज़्यादा कोशिश हो रही है कि ये इस तरह की डिग्निफाइड लैंग्वेज और जार्गन्स ना यूज़ किए जाएँ। और यहाँ तो ख़ैर बिल्कुल ही कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपका जो पेशेंट होता है वो बेसिकली आपका क्लाइंट होता है और आप उसकी सर्विस पे होते हैं और आप उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और दूसरा आपने कहा कि पेरेंट्स और बच्चों पे इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। मुझे तो ये लगता है कि इफेक्ट क्लिनिकल सेटिंग में आके और थेरेपी करवाने का भी एक, देखिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो होता है ना कि जी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं, एक स्पेशल वाली बात आ जाती है इसमें भी। हम्म। ठीक है, तो और उस पर से जो है वो थेरेपिस्ट टर्म्स भी इस तरह के यूज करेंगे, जी आपके बच्चे को ये मसाइल हैं और वो ये नहीं कर सकता। सही है, तो सही। ये बात तो हमें करनी नहीं है ना कि वो ये नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर हम्म। सकता तो कुछ और कर सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम्म। सब एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक इंडिविजुअल को वो जैसा है, जितना आता है और जितना नहीं आता उसके साथ उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए कि ये ऐसा है बस। ठीक है, हम्म। उसको अलग से डिग्निफाइड करने की जरूरत नहीं है कि जी ये तो ऐसा है, हमारे जैसा नहीं है। हम्म। हम्म। सही सही सही। तो लेनी हम तकरीबन अपने इंटरव्यू के एंड पे ही हैं। मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा और उसके बाद इसको हम क्लोज करते हैं। वो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपका कोई मैसेज जो पेरेंट्स को हो, लोगों को हो, कोई भी मैसेज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि देखें, अगर आपके घर में, आपके खानदान में कोई इस तरह का बच्चा होता है तो उसको आप एज अ ब्लेसिंग लेकर, ठीक है, और उसके ऊपर काम करना शुरू करें। जब मैंने ये काम करना शुरू किया था तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत ज्यादा ना दुआएं समेटने वाली फील्ड है। आप किसी के साथ काम करते हैं, वो माँ बाप इस कदर खुश होकर आपसे जाते हैं, तो इसी तरह जब आप उन बच्चों के माँ बाप हैं तो आप जब उनके लिए काम करेंगे तो सोचें आपको कितना हाजिर मिलेगा। तो उस बच्चे को उसी तरह से एक्सेप्ट करें और उसके ऊपर मेहनत करने की कोशिश करें। तो कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि ना सीख सके कुछ। ठीक है, तो वो इतना लेवल पे तो आ ही सकता है कि वो अपने आप को मेंटेन कर ले। तो आपने बस हिम्मत नहीं हारनी है और अपने बच्चे के साथ काम जरूर करना है। राइट। सो इसी अच्छे से मैसेज के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू जी। और मैं बुशरा इजाज साहिबा आपका दोबारा शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने टाइम निकाला, और वी होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो आपके बारे में मिली है, आपकी सर्विसेज के बारे में मिली है, ये लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच, आपके साथ भी बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही मेरी, और आई होप मेरी बातों से अगर किसी भी शख्स की हेल्प हो जाती है तो ये मेरे लिए बहुत काफी होगा। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।